हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम 23 जून 2022 के एक्सप्लेन पेज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है और वो पीआरएस लेजिस्लेचर के जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, वो चक्षु राय, उनके द्वारा लिखा हुआ है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है बिकॉज दैट करेंट कॉन्टेक्स्ट है ना, वो डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पेरेंट, एज अ एनी काइंड ऑफ एग्जाम, आपको वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। Basically, I am talking about anti-defection law that is very much in news because of the महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, आप सब अवेयर होंगे, आप सब ने न्यूज़ देखा होगा। उसकी वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कानून है, ये जिस वजह से न्यूज़ में आ रहा है, उसके एक एक क्रक्स को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा आखिरकार न्यूज़ में क्यों रहा है। तो हम चीज़ों को समझेंगे और ट्राई करेंगे एक एक पहलू को समझने का। सो दिस इज़ मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको डेली एक्सप्लेन पेजेस के करंट अफेयर्स अपडेट्स मिल जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। एंड इफ यू लव द कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, please subscribe the channel and share with your friends as well. So please support the channel, and this channel is basically needs you, I would say, so please support the channel. So start करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, महाराष्ट्र crisis, what now? The topic is that was given in today's explained page. Basically what is happening in Maharashtra is that Shiv Sena MLA, look, there is a Mahavikas Aghadi in Maharashtra in which Congress, NCP and Shiv Sena is ruling the government, जहाँ पे उद्धव ठाकरे हमारे क्या हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अब हुआ क्या कि शिवसेना के अंदर 55 एमएलएज हैं और 55 एमएलएज में एक बहुत ही हैवी वेट एमएलए हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने क्या करा, रिवेल कर दिया है। रिवेल इन द सेंस वो पार्टी के पॉलिसीज़ के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं फिलहाल, एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर देयर इन द गवर्नमेंट विद देम, लाइक कांग्रेस, एनसीपी एंड वट एवर द फंक्शनिंग इज देयर, जो भी चीज़ें हैं उस वजह से एकनाथ शिंदे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन शिवसेना, इज़ नॉट हैप्पी। सो उन्होंने क्या कर दिया, रिवेल कर दिया। रिवेल इन द सेंस नाउ ही इज़ नॉट हैप्पी, सो ही विल नॉट be part of the Shiv Sena for now, and he will not support the government's policies for now. So what he did that he, along with other members, other MLAs, around 30 MLAs, revealed the system, revealed the party and लेफ्ट मुंबई। इन्होंने मुंबई छोड़ दिया, पहले सूरत चले गए जहाँ पे इन्हें एक होटल में दे स्टेड देयर, बट नाउ दे आर इन गुवाहाटी, असम, एंड वहाँ पे वो अभी हैं फिलहाल। वहाँ पे इसलिए चले गए हैं बिकॉज सो दैट द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज उद्धव ठाकरे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन शिवसेना, है ना। अदर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक एनसीपी, कांग्रेस कुड नॉट रीच टू देम, उन तक ना पहुँचे, उनके माइंडसेट को बदलने का ट्राई ना कर। लाइक होता है ना, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जहाँ पे अदर पॉलिटिकल पार्टीज एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग कर देते हैं कि लाइक आई विल गिव यू सच अमाउंट और आई विल गिव सच अ पोस्ट इन द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट द ओपन सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट इज नॉट देयर, दिस इज ओपन। आपको एक कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एलिगेशंस में मिल जाएंगे कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। दिस इज व्हाट, नॉट माय स्टेटमेंट। हर पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टी जो भी हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनका स्टेटमेंट ही यही आता है सबसे पहले जब भी एमएलए कैसे रिवेलिंग होती है। सो ऐसा हुआ। अब आपको समझ में आ गया कि आखिरकार कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब सरकार पलट सकती है, सरकार गिर सकती है, इलेक्शंस हो सकते हैं नए, हो सकता है इलेक्शंस ना हो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है विथ 106 एमएलएज, हो सकता है उन्हें सरकार बुलाने के लिए गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो इन्वाइट करें। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है। अब कैसे एक सरकार गिर जाएगी, ठीक है एमएलएज हमारे साथ नहीं है तो सरकार कैसे गिर जाएगी। यहाँ पे रोल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ का, और यहाँ पे कानून क्या कहती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो करेंट कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। और अभी वो कहाँ पे हैं सारे एमएलएज, वो उनका जो ये तो फोटो में जो साइन कर रहे हैं ना, ही इज़ व्हाट एकनाथ शिंदे। सो अगर हम आगे देखें कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में बना था 52nd अमेंडमेंट के बाद। अब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि दैट द देन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग द पब्लिक लाइफ। इन्होंने बोला था कि ये जो राजीव गांधी जी ने बोला था कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग व्हाट पब्लिक लाइफ, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग दैट टाइम। उस टाइम पे हो क्या रहा था कि इंदिरा गांधी सरकार में थी, तब उन्होंने बहुत सारे स्टेट गवर्नर को पलट दिया, स्टेट गवर्नर को बदल कर सरकारें गिरा दी। फिर बाद में जनता दल की सरकार आई, उन्होंने भी सेम तरह का काम करा। सो बेसिकली दैट ईयर ऑफ दैट डिकेड ऑफ 1980s वर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम। उन्होंने सिस्टम को लिटरली खेल गए थे वो सिस्टम के साथ। जो भी प्रधानमंत्री बन रहे थे वो वही कर रहे थे। सो हुआ क्या, 1985 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उस टाइम पे एक हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था। एक लीडर थे, उनको आया राम गया राम बोलने लगे। बाद में उन्होंने क्या करा, एक दिन में 3-4 से पॉलिटिकल पार्टीज बदल ली, एक दिन में ही। मतलब कभी इसको पार्टी में चले गए, कभी उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी से निकल कर उस पार्टी में चले गए। अब इससे होता क्या है, देखिए अगर आप
किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हो, लेट्स से इफ यू फाइट ऑन अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी और आप जीत जाते हो इलेक्शन में, आपकी सरकार बन जाती है वहाँ पे। अब आप कि मान लो 60 लोगों की या 60 एमएलए की एक पॉलिटिकल मतलब एक वो असेंबली है, वहाँ पे आपके पास 40 सीटें हैं, आपके पास मेजोरिटी से 10 सीटें ज़्यादा हैं। अब आपके पास अकेले 40 सीटें मान लो लेट से किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बाद। अब उस 40 में से ऐसा होता है कि 10 से 15 मेंबर्स को लगता है कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, आई एम नॉट हैप्पी विद द गवर्नेंस। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि यार अब ऐसा तो नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं ऐसा करो इलेक्शंस फिर से करवा दो, हम नहीं चाहते, हम फिर दूसरे के इलेक्शंस पे दूसरे के टिकट पे लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। वो क्या करेंगे, पार्टी बदल लेंगे। पार्टी बदलने का मतलब मान लो पहले एक्स पार्टी के साथ है, वो बाई पार्टी में चले गए। अब बाई पार्टी के पास पहले से 20 सीटें थी, अब उनके पास 10 और चले गए तो 30 सीटें हो गई। अब वो भी सरकार बनाने की क्लेम कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट द सिस्टम कि आप कभी भी पॉलिटिकल पार्टी बदल लो और फिर उसके बाद सरकार कहे कि नहीं ठीक है अब मेरी सरकार आ गई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो है। क्योंकि यहाँ पे रूल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के इन कॉन्सेप्ट का, जहाँ पे कहते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी बदलती है तो क्या वो एमएलए रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ पे आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जिसको बोलते हैं। 52nd अमेंडमेंट ने ये बोला कि ठीक है, पहले तो एक्ट में यही था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी लेजिस्लेटर अपना वो बदल लेता है सिस्टम तो कोई बात नहीं, वो माना जाएगा कि वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला गया और डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ऐसा सिस्टम था। पर 91st अमेंडमेंट एक्ट जब हुई तो उसमें ऐसा बोला गया कि नहीं ये सिस्टम चलेगा नहीं। ऐसा तो होगा कि कभी भी कोई भी एमएलए पलट देगी, पार्टी बदल देगा, फिर वो सारे की सारी चुनाव सिस्टम खराब हो जाएगी, फिर से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की चीज़ें कहने लगेंगी। सो दिस वाज नॉट द थिंग। सो 91st अमेंडमेंट में बोला गया कि 2/3 अगर मेजोरिटी अगर मान लो अगर आती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, लाइट्स के 40 मेंबर थे, अब 2/3 उसमें से मान के चलो 26 से 27 मेंबर है ना, अगर वो 26 और 27 एमएलए पार्टी पलट बदल देते हैं एक साथ, अगर वो एक पार्टी से बाई पार्टी में चले गए तब वो डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे वो तो तब की बात है। पर वो लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं अपने आप को। अब कहेंगे कि नहीं ये पूरी की पूरी जो एक्स पॉलिटिकल पार्टी के जो 26-27 एमएलए को जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस पार्टी के साथ नहीं है बल्कि वाई पार्टी के साथ जा रहे हैं। सो इस केस में मर्जर जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है, मर्जर इसमें अलाउड है इस ऐसे केसेस में। ऐसे में मर्जर को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप डिस्क्वालीफाई हो गए। समझ रहे मेरी बात। तो इसमें आपको पता होगा कि 3 तरह के एमएलए होते हैं। एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ एमपी के चुनाव में, और एमएलए के चुनाव में गवर्नर करते हैं ऑन सर्टेन बेसिस। आपको भी पता होगा सोशल सर्विस, आर्ट एंड साइंस वगैरह की जो चीज़ें हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट एमएलए जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ाई करी बल्कि निर्दलीय लड़ा अपनी किसी एक चुनाव चिन्ह के साथ और वो जीत गया। तो इंडिपेंडेंट में एमएलए पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए कभी भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता कोई। पर नॉमिनेटेड एमएलए 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अगर 6 महीने के अंदर कर लेते हैं, पर 6 महीने के बाद करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पर इंडिपेंडेंट एमएलए तो कर ही नहीं सकते, चाहे 6 महीने पहले 6 महीने बाद वो कर ही नहीं सकते। एक होता है जो नॉर्मली जिसे आप और हम चुनकर भेजते हैं। सो ओवरऑल ये चीज़ें हैं, समझ गए एंटी डिफेक्शन क्या है। अब इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगा। अब मान लो जैसे एकनाथ शिंदे चले गए, अब इसमें डिसाइड कौन करेगा कि वो एमएलए हैं नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्या इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगी। देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग प्रावधान डाला गया था कि अगर ऐसा कुछ होता है सो दैट अ स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि इनका जो एमएलए का जो एक्ट है इन्होंने जो किया है क्या उसके बाद वो एमएलए हैं या नहीं है, क्या वो डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे तो डिस्क्वालीफिकेशन का अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखो तो आप उसमें देखोगे कि डिस्क्वालीफिकेशन का अलग चीज़ है कि अगर वो वॉलंटरली अपनी पार्टी छोड़ देते हैं या फिर हाउस में वोटिंग नहीं करते हैं या फिर वो मेंबरशिप ही छोड़ देते हैं, या फिर डिस्क्वालीफिकेशन की और भी जो सिस्टम है किसी और तरह की चीज़ों में पाए गए, लिप्त पाए गए हैं, तो उन सब चीज़ों में देखा जाता है कि डिस्क्वालीफाई है कि नहीं। सो एंटी डिफेक्शन का मतलब ही होता है कि अगर वॉलंटरली किसी ने अपनी पार्टी छोड़ दी, अब वो कितने लोग हैं वो तो बात की बात है, क्वांटम तो बाद में डिपेंड करता है ना, पर वॉलंटरली अगर उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या मर्ज कर लेते हैं 2/3 अगर हैं, तो ये माना जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई हैं कि नहीं। ये डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है स्पीकर के पास। इसी पे एक खेल हुआ था, एक एक्ट जब बनी थी उसके बाद एक केस हुआ था, किहोते हुलोहन का केस आया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये जो एक्ट में ये बोला हुआ है ना कि जो स्पीकर का जो जजमेंट होगा वो उसको रिव्यू नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब आप स्पीकर ऐसी कोई एक्ट कर रहे होते हैं कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है या फिर वो एमएलए है कि नहीं है,
सो दैट टाइम ही और सी विल बी एक्टिंग एज अ ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल के कोई भी जजमेंट को रिव्यू करने का पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, इवन हाई कोर्ट के पास भी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ट्राइब्यूनल के रिव्यू करने का अधिकार है। सो सुप्रीम कोर्ट की इस कैपेसिटी को वो नहीं किया जा सकता कि नहीं आपके पास पावर ही नहीं जुडिशियल रिव्यू का। सो नाउ इफ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या जुडिशियल रिव्यू इसमें एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। कितने लोगों की मर्जर इंपॉर्टेंट है? 2/3 लोगों का, अगर वो छोड़कर जाते हैं पार्टी तो। अब होगा क्या? अब फिलहाल तो स्पीकर की पोस्ट खाली है, मैं राष्ट्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में डिप्टी स्पीकर हैं। अब वो ये डिसाइड करेंगे कि ये जो एमएलएज हैं, कि जितने एमएलएज गए पार्टी छोड़कर, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं, कि उनको टाइम दिया जाएगा। अब ये कैसे होगा? अब शिवसेना के कोई भी एमएलए या फिर हो सकता है उद्धव ठाकरे खुद ही डिप्टी स्पीकर को एक लेटर लिखें कि आप उन सबसे पूछिए कि वो सारे शिवसेना में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, अदरवाइज दे विल बी डिस्क्वालीफाइड, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ शिवसेना। या तो ये हो सकता है कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो अप्रोच करें डिप्टी स्पीकर को कि दैट असली शिवसेना हम हैं। अगर उनके पास 36-37 लोग हैं तो वो बता सकते हैं, तब इस केस में उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। फिर अब ये भी डिसाइडिंग अथॉरिटी किसके पास है? डिप्टी स्पीकर के पास है। सो ओवरऑल एक टाइम पीरियड दिया जाएगा उनको कि आप 7 दिन के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करिए मेरे सामने, मेरे को बताइए कि क्या आप वॉलंटरली पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या है नहीं है। ओवरऑल जो यहाँ पे रोल स्पीकर का है ना, वो बहुत वेग रोल हो जाता है, और इसी वेग रोल को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि आप इस तरीके से जो इतना सारा पावर्स दे के रखे हुए हो, ये सही नहीं है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास, बिकॉज ही और सी एट द एंड ऑफ द डे इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो भी तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। उनके पास एक कॉजी जुडिशियल बॉडी जो आपने बना दिया उनको, और उसके बाद उनके पास जो पूरी की पूरी डिसाइडिंग अथॉरिटी वो सही नहीं है। फिर ये क्या होता है, केसेस महीनों लंबित रहते हैं उनके सामने, वो 2 महीने 3 महीने तक वो देखते नहीं, 4-4 5-5 महीने सालों तक वो पार्टी को ऐसे ही डिस्क्वालीफाई पे चलने देते हैं, सरकार चलते रहती है ना। जब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो गवर्नर ये थोड़ी कह सकते कि नहीं अब ऐसा करो, फ्लोर टेस्ट करवाओ। गवर्नर कभी भी ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि चलो ऐसा है कि मुझे माइनॉरिटी में लग रही है आपकी सरकार, आप फ्लोर टेस्ट करवाओ। डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास, पर आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की जो कैपेसिटी है, अगर वो बता देते हैं स्पीकर, तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगी, वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में आएगी। गवर्नर कहेंगे कि ऐसा करो, क्या फ्लोर टेस्ट करवाओ, आप बताओ आपके पास कितनी मेंबरशिप है, कितनी पार्टी है। कभी भी ऐसा थोड़ी उठ के गवर्नर बोल देंगे कि चलो ऐसा है कि आज बताओ आपके पास कितने मेंबरशिप हैं। उसके लिए पॉलिटिकल पूरा एक डिस्क्रिशनरी सिस्टम होता है, डिस्क्रिशन है, मानते हैं इस बात का गवर्नर के पास। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि कल के कल आप ऐसा करो कि उद्धव ठाकरे को बोलेंगे कि आप फ्लोर पे बताओ कितनी मेजोरिटी है आपके पास। नहीं, पहले क्लियर होगा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो सारे मेंबर गए हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं होते हैं, या डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं तो फिर वो क्या क्वालिफाइड हैं? क्योंकि ऐसा मणिपुर में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया है ना, कर्नाटका में देखा गया, मणिपुर में देखा गया, कई स्टेट्स में देखा गया है पिछले कई सालों में, कर्नाटका में देखा गया कि ये जो सिस्टम है ना डिस्क्वालिफिकेशन और एंटी डिफेक्शन वाला, ये यहीं पे रोल हो जाता है स्पीकर का। आपने देखा होगा सारे स्टेट्स में सरकारें बदल गई। उसका सबसे बड़ा रोल यही है कि स्पीकर क्या मानते हैं। अगर स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो देख लो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वो क्वालिफिकेशन होगा, क्या होगा, फिर सरकार बदलेगी, इलेक्शंस होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो मेंबर्स गए थे सारे के सारे, सरकार पलट गई ना वहां पे। तो ये चीजें हैं, इसके ऊपर कई बार इवन स्पीकर के अथॉरिटी के ऊपर कई बार जजमेंट्स में पहले भी कई बार बोला गया है कि स्पीकर के पास ये जो पावर है डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन वो करने का, वो जस्टिफिएबल नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा बात हमें और करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कई जजमेंट्स में भी 10th शेड्यूल के इस प्रावधान को कई बार चैलेंज किया गया है। सो होप दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ को मैंने कवर करा, क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, गवर्नर कैसे अब रोल करेंगे अपना, कैसे डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे आने वाले समय में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लव द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन माय बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस मिल जाएंगे।